बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस किस चीज़ को हम कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस वेयर द सिंथेसिस ऑफ द सेक्स सेल्स टेक्स प्लेस। सो डेफिनेशन इसका क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस की मीनिंग है फॉर्मेशन। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ sex cells, that is sperms and eggs. So the formation of sex cells, that is sperms and egg, it is collectively known as gametogenesis. So there are two types of gametogenesis. One is known as spermatogenesis and the other one is the oogenesis. तो गैमेटोजेनेसिस के क्या है? उसके दो टाइप्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? oogenesis. सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के वेरियस इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस किस चीज़ को कहते हैं? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis किस चीज़ को कहते हैं? द फॉर्मेशन of eggs is known as oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होती है? ये टेस्टिस के अंदर होती है। मेल गोनेड्स टेस्टिस के अंदर होती है। oogenesis कहाँ पर होगी? ये फीमेल गोनेड्स ओवरीज के अंदर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के वेरियस इवेंट्स कौन कौन से हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ पर होती है? ये टेस्टिस में होती है। टेस्टिस में कहाँ पर होती है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ये प्रोसेस कब शुरू होता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ये स्टार्ट होता है एडल्ट स्टेज से लेकर ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू होता है। थ्रू आउट लाइफ डिपेंड करता है जनरल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर, जनरल हेल्थ कंडीशंस के ऊपर। सो प्यूबर्टी से स्टार्ट लेगा, लेट्स से 14 ईयर्स से ऑनवर्ड ये प्रोसेस स्टार्ट होगा और थ्रू आउट द लाइफ स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। हमने कहा कि कहाँ पर इसका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? तो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये मेरे पास एक टेस्टिस है, ओवल शेप की होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एक स्किन के पाउच के अंदर होती है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम स्क्रूटम कहते हैं। इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं और इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहाँ से मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लूँगा, उसको मैग्नीफाई करेंगे और फिर उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के वेरियस इवेंट्स को इन डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैंने क्या करना है? मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ले लिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैंने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ले लिया। उसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, थ्रू आउट द लाइफ होती है। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है, इस इंटरनल लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल
epithelium. So the internal lining of seminiferous tubules, it is lined by germinal epithelium. Germinal epithelium consists of two types of cells. जिसमें एक सेक्स सेल्स होते हैं और दूसरे सोमैटिक सेल्स होते हैं. जर्मिनल एपिथेलियम किसकी लाइनिंग करता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल लाइनिंग को बनाता है. जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होते हैं? उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. एक सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया. और दूसरे सेल्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सर्टुली सेल्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल्स, या इसका तीसरा नाम क्या है? इसको हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं. ये सोमैटिक सेल्स होते हैं और स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? ये सेक्स सेल्स होते हैं. सो ये जो इंटरनल लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, इसके अंदर दो तरह के सेल्स है. एक स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या है? वो है सर्टुली सेल्स, नर्व सेल्स, या इसको हम सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं. अब सबसे पहले क्या होता है? मैं यहाँ से एक स्पर्मेटोगोनियम को लूँगा. मैंने यहाँ से एक स्पर्मेटोगोनियम को ले लिया. इस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर वेरियस इवेंट्स होंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के. वो कैसे होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं. अब मैंने यहाँ से एक स्पर्मेटोगोनिया ले लिया. मैं इस स्पर्मेटोगोनिया को लेता हूँ. ये मेरे पास है एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम. दिस इज डिप्लॉइड सेल्स, और इस डिप्लॉइड सेल्स को मैंने नाम दे दिया. ये है स्पर्मेटोगोनियम. सबसे पहले ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करेगा? माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होगा. ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा. माइटोसिस के थ्रू जब स्पर्मेटोगोनियम की डिविजन्स होती है तो उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं. उन दोनों डॉटर सेल्स को हम नाम देते हैं टाइप ए सेल्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं टाइप बी सेल्स. सो ये मेरे पास है टाइप ए सेल, टाइप ए, और ये मेरे पास टाइप बी सेल्स है, टाइप बी सेल्स. सो फर्स्ट इवेंट जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर होता है, वो उस इवेंट्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशंस होती है. किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशंस होती है? स्पर्मेटोगोनिया की मल्टीप्लिकेशंस होती है. तो उसमें से हमने एक स्पर्मेटोगोनियम को सेलेक्ट कर दिया. उस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जब माइटोसिस होती है तो दो तरह के सेल्स बनते हैं. एक को हमने टाइप ए और दूसरे को हमने टाइप बी का नाम दे दिया. ये जो टाइप ए का सेल्स है, ये जर्मिनल एपिथेलियम को इंटैक्ट रखेगा, ये इसको मेंटेन रखेगा. इसीलिए तो स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू होती है. अगर तो ये सेल्स, दो सेल्स उससे बनते हैं, फिर आगे इससे फर्दर सेल्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, तो एक स्टेज आएगा कि ये जर्मिनल एपिथेलियम खत्म हो जाएगा. लेकिन ये टाइप ए सेल्स क्या करता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जर्मिनल एपिथेलियम को, या जो लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, उसको ये इंटैक्ट रखता है, उसको ये मेंटेन रखता है. अब हम बात करते हैं टाइप बी सेल्स की, कि टाइप बी सेल्स जिसको हम टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, या इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? टाइप बी, या इसको हम कहते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम. अब ये स्पर्मेटोगोनियम जिसको हमने नाम दे दिया टाइप बी, ये टाइप बी सेल्स क्या करता है? इसकी ग्रोथ होती है और
ग्रोथ के बाद ये टाइप बी सेल्स या ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम ये खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सेल्स में, और उस सेल्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट इवेंट्स क्या था, स्पर्मेटोगोनियम्स उसकी डिविजन्स माइटोसिस के थ्रू हो गई, दो तरह के सेल्स बन गए, टाइप ए टाइप बी सेल्स। टाइप ए क्या करता है, जर्मिनल एपिथेलियम को इंटैक्ट रखेगा, इसलिए थ्रू आउट द लाइफ क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की कंटिन्यूएशन होती है। टाइप बी सेल्स को पुश किया जाता है इनटू द ल्यूमेन, यहाँ पर इसको पुश किया जाता है ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पर ग्रोथ के बाद यही टाइप बी सेल्स या यही टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम खुद को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, यही प्राइमरी स्पर्मेटोसिस, नाउ दिस इज डेस्टाइन्ड, इसकी मंजिल क्या है, ये आगे जाकर क्या करेगा, 4 हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, या ये आगे जाकर 4 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा। सो सबसे पहले अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस के अंदर अब इंस्टेड ऑफ माइटोसिस यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन डिविजन्स होती है, मियोसिस होता है। तो मियोसिस में 2 फेजेस होते हैं, एक को हम मियोटिक फर्स्ट और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मियोटिक सेकंड कहते हैं। सो मियोटिक फर्स्ट के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसिस 2 तरह के सेल्स बनाता है, और इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस कहते हैं। तो फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, वो हेप्लॉइड हो जाता है। इन डॉटर सेल्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट ये आगे जाकर इसके अंदर अब क्या होगा, यहां पर अब मियोटिक सेकंड डिविजन्स होगी या मियासिस सेकंड डिविजन्स होगी, जिसके बाद हर एक स्पर्मेटोसिस्ट क्या करेगा, वो 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, और उन दोनों डॉटर सेल्स को हम नाम देंगे स्पर्मेटिड। यहां से भी क्या हो जाता है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी खुद को मियोटिक सेकंड के थ्रू 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट करता है, और उसको भी हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड। तो अगर आप देखें एक स्पर्मेटोगोनियम से यहां पर हमारे पास कितने फंक्शनल सेल्स बन गए, 4 हेप्लॉइड सेल्स बन गए, 4 स्पर्म्स बन गए। अब स्पर्मेटिड क्या होते हैं, ये राउंडेड होते हैं, ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो हेप्लॉइड होता है। अब एक और प्रोसेस होता है जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू क्या होता है, ये राउंडेड स्पर्म्स, ये नॉन मोटाइल स्पर्म्स, ये खुद को एक्टिव और मोटाइल स्पर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये खुद को क्या कर देते हैं, अब फाइनल स्टेप में मैच्योरेशंस में, अब इसकी क्या हो रही है, मैच्योरेशंस हो रही है। तो ये फाइनल स्टेप में हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं। इस मैच्योर स्पर्म्स को ये हमारे पास स्पर्मेटिड से अब मैच्योर स्पर्म्स बन गए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये पूरा प्रोसेस
इसी स्पर्मेटोगोनियम से लेकर इसी मैच्योर स्पर्म्स तक ये डेज लेते हैं। ये 74 डेज लेते हैं, 74 डेज। यहाँ इसी स्पर्मेटोगोनियम से लेकर इस मैच्योर स्पर्म्स तक इसको कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लेता है? ये 74 डेज। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को मैं क्विकली इसको मैं रिकैपिचुलेट करता हूँ। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, जिसको हमने क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स किस चीज को हम कहते हैं? स्पर्म्स और एग्स को हम सेक्स सेल्स कहते हैं। So, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब स्पर्म्स की फॉर्मेशंस क्या होगी? उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। एग की फॉर्मेशंस को हम क्या कहेंगे? उसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसको हम oogenesis कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है? तो एडल्ट स्टेज में शुरू होती है, 14 ईयर्स से ऑनवर्ड थ्रू आउट द लाइफ। ये आपके जनरल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर होगी? तो हमने कहा कि टेस्टिस के अंदर न्यूमरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? उस ट्यूब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ये जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने ले लिया इस टेस्टिस से, इसकी ये जो इंटरनल लाइनिंग है, इस इंटरनल लाइनिंग को हमने नाम दे दिया जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेक्स सेल्स होता है, दूसरा सोमैटिक सेल्स होते हैं। ये सेक्स सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं जिसका काम होता है नरिशमेंट। जब स्पर्म्स बनते हैं, जब स्पर्म्स का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर उसको जो नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, नरिशमेंट उसको कौन देता है? तो उसको सर्टुरी सेल्स, या जिस तरह के नाम से जाहिर है नर्स सेल्स। तो नर्स क्या करता है? वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्पर्मेटोगोनिया पूरे इंटरनल लाइनिंग में से हमने क्या कर दिया? सिर्फ एक को सेलेक्ट कर दिया, एक सेल्स मैंने ले लिया और वो था स्पर्मेटोगोनियम। वो डिप्लॉइड सेल्स था। वो डिप्लॉइड सेल सबसे पहले क्या करता है? वो माइटोसिस के थ्रू उसकी मल्टीप्लिकेशंस या उसकी डिविजन्स होती हैं। उससे दो तरह के सेल्स बनते हैं, एक को टाइप ए और दूसरे को हम क्या कहते हैं? टाइप बी। टाइप ए का काम क्या होता है कि ये इसी जर्मिनल एपिथेलियम को इंटैक्ट रखेगा, उसको मेंटेन रखेगा। टाइप बी सेल्स को पुश किया जाता है, उसकी ग्रोथ के बाद, उसको पुशिंग के बाद, उसको ल्यूमेन में पुश करने के बाद उससे क्या बनता है? उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसिस का उसकी आगे जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी उसकी क्या है कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसिस से 4 हेप्लॉइड सेल्स बनने हैं, 4 स्पर्म्स उससे बनने हैं। कैसे बनेंगे? रिडक्शन डिविजन्स के थ्रू बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले मियासिस होता है, मियाटिक फर्स्ट। मियाटिक फर्स्ट के बाद जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसिस में मियाटिक फर्स्ट होता है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ये डिप्लॉइड है और ये क्या है? हेप्लॉइड सेल से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस के अंदर मियाटिक सेकंड होता है, जिसके बाद उससे क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं? ये राउंडेड सेल्स होते हैं, हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये नॉन मोटाइल सेल्स होते हैं। इसी नॉन मोटाइल सेल से एक और प्रोसेस जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, वहां पर इससे एक्टिव स्पर्म्स बनते हैं, मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? इस स्पर्मेटिड से ये खुद को इलोंगेट करता है। ये अपने से इसके अंदर जो सरप्लस या जो एक्सेसिव उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म को शेड करता है, खुद को इलोंगेट करता है। पहले ये क्या था? नॉन मोटाइल। अब ये क्या है? ये इलोंगेटेड है। और ये क्या है? ये मोटाइल है। स्पर्म्स के स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो किसी भी स्पर्म्स के उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। किसी भी टिपिकल स्पर्म्स के अंदर उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ये मेरे पास एक जनरलाइज स्पर्म्स है। इस स्पर्म्स के अंदर वेरियस पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? 1 बाय 1 अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये स्पर्म्स,
तो ये स्पर्म्स के मेरे पास 4 पार्ट्स होते हैं, मैच्योर स्पर्म्स या उसको हम स्पर्मेटोजोन्स भी कहते हैं। इसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं हेड, फर्स्ट पार्ट राउंडेड पार्ट को, फिर उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा होता है नेक, फिर उसका तीसरा पार्ट होता है मिडल पीस, और आखिर में इसमें क्या होता है? टेल होता है, जो कि स्विमिंग पर्पस के लिए या मूवमेंट्स के लिए यूज्ड होता है। सबसे पहले हेड क्या है? राउंडेड पार्ट्स, इसका पहला पोर्शन इसको हम हेड कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये हेप्लाइड सेल्स है। इसके टॉप के साथ, इस हेड के टॉप पे एक ऑर्गेनली अटैच होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम्स। ये एक्रोसोम्स क्या होता है? ये लाइसोसोम लाइक है। ये क्या है? लाइसोसोम लाइक है। और ये एक्रोसोम्स किससे डेवलप हुआ है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डेवलप हुआ है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डेवलप होता है। इसी एक्रोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसी स्पर्म्स को इनेबल करते हैं कि वो क्या करे? एक के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, एक के अंदर एंटर हो जाए, और कौन से प्रोसेस को इनेबल करें? कंसेप्शंस के प्रोसेस को इनेबल करें। हेड के बाद फिर इसका दूसरा पोर्शन वो एक शॉर्ट नेक होता है, और शॉर्ट नेक के अंदर क्या होते हैं? अपेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। इन सेंट्रियोल से फिर क्या निकलते हैं? यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। सो वन ऑफ द सेंट्रियोल से क्या निकलता है? उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलता है, जो कि स्पर्म्स के थ्रू आउट द लेंथ उसकी कंटिन्यूएशंस होती है अप टू द टेल। अपेयर ऑफ सेंट्रियोल्स कहाँ पर होते हैं? ये नेक के अंदर होते हैं। एक सेंट्रियोल से क्या निकलता है? वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, थ्रू आउट द लेंस कहाँ तक जाते हैं? टेल तक जाते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं? ये एक्सियल फिलामेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये एक्सियल फिलामेंट्स बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रियास। कहाँ पर होते हैं? मिडल पीस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एनर्जी का पावर हाउस है। और आखिर में फिर स्पर्म्स का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेल, जिसको लोकोमोशन पर्पस के लिए यूटिलाइज करता है। किसी भी हेल्थी पर्सन्स के अंदर फर इजाकुलेशन वो 400 मिलियन स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। 400 मिलियन स्पर्म्स की प्रोडक्शंस करता है, इसको प्रोड्यूस करता है। मैं स्पर्म्स के स्ट्रक्चर्स को क्विकली उसको भी रिपीट कर देता हूँ। स्पर्म्स हेप्लाइड सेल्स, सबसे स्मॉल सेल्स होता है हमारे बॉडी के अंदर। ऐसी स्पर्म्स के वेरियस पार्ट्स होते हैं। इसके ये 4 पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं हेड, दूसरे शॉर्ट पोर्शन उसको हम नेक कहते हैं, तीसरा पोर्शन इसको हम बॉडी भी कहते हैं, और साथ में मिडल पीस भी कहते हैं। आखिर में इसमें क्या होता है? टेल। हेड के अंदर जिस तरह हमने कहा कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हेड के टॉप पे क्या होता है? लाइसोसोम लाइक ऑर्गेनेलीज होती है, जिसको हम एक्रोसोम्स कहते हैं। एक्रोसोम्स किससे डिराइव होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। यही एक्रोसोम्स क्या करते हैं? ये ख़ास किस्म के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं हायालुरोनिडेज। सो एक्रोसोम्स एंजाइम सिक्रीट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसका नाम है हायालुरोनिडेज।
ये हाइयालुरोनिडेज क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है। किस चीज़ को डिसॉल्व करता है, ये एक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। एक मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगा तो स्पर्म्स को वो इनेबल करेगा कि वो कहाँ पर एंटर हो जाए, वो एक के अंदर किस चीज़ को इनेबल करे, कंसेप्शंस को वो इनेबल करे। फिर उसके बाद इसकी बॉडी या मिडल पीस जिसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को ये स्पर्म यूटिलाइज करते हैं अपने मूवमेंट्स के अंदर। इसका आखिरी पोर्शंस क्या है, वो टेल, और टेल किस मकसद के लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है लोकोमोशंस के लिए। इसके बाद हमने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस उसको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हमने किस चीज़ को डिस्कस करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने डिस्कस करना है हार्मोनल कंट्रोल को। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स की जो फॉर्मेशंस हैं, स्पर्म्स फॉर्मेशंस, it is under the control of hormones which is secreted by a hypothalamus and interior pituitary ग्लैंड। तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन किसके अंडर है, ये हार्मोन्स के अंडर है। कौन से हार्मोन्स होंगे, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी जो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक खास किस्म का हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ये क्या करते हैं, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। इन रिस्पॉन्स टू गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। दो तरह के गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं जिसको इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। एक को हम कहते हैं FSH जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं LH हार्मोन्स। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन। कौन उसको सिक्रीट करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इन हार्मोन्स की सिक्रीशन किसके अंडर है, ये हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, वहाँ से रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये FSH क्या करता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बल्कि ये स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, जिस तरह हमने बिगिनिंग में कहा कि हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम सेक्स सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स। वो सोमैटिक सेल्स क्या है, वो है सर्टूरी सेल्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने कहा कि सेक्स सेल्स स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, और जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो उसको नरिशमेंट कौन देगा, नर्व सेल्स या सर्टूरी सेल्स। तो FSH क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस करता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो
राउंडेड स्पर्म्स होते हैं, जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, उसको मोटाइल और एक्टिव स्पर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं।